नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है आपका इनकम फ्रॉम पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, है ना। इनकम फ्रॉम पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएस। एक एम्प्लॉयर है जो इंडिया में पहले रहा करता था, उसको इनकम, उसके इनकम पे उसको पेंशन रिसीव हो रही है, लेकिन करंटली वो यूएसए में रह रहा है, तो उसको यूएसए में वो पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। मतलब इसका ये है कि पहले वो इंडिया में रहता था, और इंडिया में जो उसने इनकम कमाया उस पे उसको पेंशन मिली है, भले ही वो रिसीव बाहर में हो रही हो, लेकिन अर्न कहाँ किया है, इंडिया में। तो क्योंकि इंडिया में अर्न किया है, उस पे उसको पेंशन मिल रहा है, इसलिए वो 32,000 तीनों के ही केस में आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, तीनों के केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड बॉट टू इंडिया। अब एग्रीकल्चर लैंड कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम तभी एग्जेम्प्ट होती है जब एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंडिया में हो, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर लैंड होगा तभी एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है वो पाकिस्तान में है और इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इस केस में जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस है उसमें सिर्फ टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही ये नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में ये टैक्सेबल होगा एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके एंड रिसीव्ड देयर। इनकम जो है, प्रॉपर्टी जो है वो यूके की है ना। और जो आप पैसा मिल रहा है वो भी यूके के ही मिल रहा है, तो ना तो पैसा इंडिया में इनकर हुआ है, ना ही पैसा इनकम में अराइज हो रहा है, ठीक। तो इनकम इन इंडिया वाले केस में ये दोनों के साथ है, इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये दोनों ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो सेकंड टेबल में अगर सेकंड पॉइंट पे आया इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज सेटअप इन इंडिया, तो उस केस में रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में दोनों में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कहीं और अदर प्लेस में इनकम हो रही है, लेकिन वो रेसिडेंट है इंडिया का, भले ही उसकी बिजनेस भी बाहर ही सेटअप है, इनकम भी बाहर ही रिसीव हो रही है, प्रॉपर्टी भी बाहर ही है, उसका पैसा भी बाहर ही रिसीव हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के केस में, मैंने बोला रेसिडेंट के केस में सारी चीजें टैक्सेबल होती है ना, चाहे इनकम इंडिया में बाहर। तो अगर वो रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा 32,000, बाकी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होएगा। फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट पे देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम बॉर्ड इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 40,000। अब पास्ट इनकम है, पिछले साल का है, तो इसका हमारा इस साल से करंट प्रीवियस ईयर कोई मतलब नहीं है, तो ये टैक्सेबल ही नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है। उसके बाद लिखा है गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया। अब गिफ्ट का केस समझिए, गिफ्ट कहीं से भी रिसीव हो रहा है आपका तो वो टैक्सेबल नहीं होएगा, ठीक है। गिफ्ट का केस है, ये भी एग्जामिशन की लिस्ट में आएगा, एग्जामिशन में आता है ये, गिफ्ट इन एनी फॉर्म इज नॉट टैक्सेबल। तो ये जो 80,000 रुपए है ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो लास्ट के जो दो पॉइंट है, फिफ्थ और सिक्स, वो टैक्सेबल नहीं होंगे, बाकी सारे आपके मैंने बता दिए। तो टोटल अगर निकालो तो रेसिडेंट के केस में कितना हो गया, 1,60,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000, ये हो गया आपका 2,64,000। यस मैम, याद। उसके बाद नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 और 32,000 जाएगा, तो ये आ गया 1,92,000। और नॉन रेसिडेंट के केस में 80,000 और 32,000 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,12,000। समझ में आया मैम? 80,000 भी जाएगा? आपने अभी बोला गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी। गिफ्ट मैम, सॉरी नहीं नहीं, गिफ्ट नहीं जाएगा। ये जो नॉन रेसिडेंट का केस है ना, इसमें लिखा है ना प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, इसमें आपका जाएगा टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। और नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट क्या कहेगा कि इंडिया में जो पैसा जा रहा है उससे हमसे मतलब नहीं, हम उस पे टैक्स क्यों पे करें, है ना। तो 1,60,000 का जो आधा जो उसको पेरिस में रिसीव हो रहा है उस पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इंडिया में जो रिसीव करा उस पे देना पड़ेगा। तो 80,000 रुपए तुम्हारा ये चला जाएगा, 1,60,000 का हाफ, ठीक है। तो 80,000 ये आया और 32,000 आपका वो हो गया पेंशन वाली इनकम, तो टोटल आ गया 1,12,000 रुपए। आ गया आंसर? यस मैम, इसी में लास्ट वाले में कंफ्यूजन था। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18,
यस मैम, इसमें जो बी पॉइंट है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म इन इंडिया, तो क्या मैम ये एग्जाम्प्ट होगा क्या, या फिर? हाँ, अंडर सेक्शन 10 दिस इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। अगर कोई भी प्रॉफिट शेयर हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी प्रॉफिट शेयर कर रहे हो आप, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। मैम लिखा कहाँ है बट पार्टनरशिप ये फॉर्म है? अरे बेटा, फर्म है तो पार्टनरशिप ही होएगी ना, पार्टनरशिप और कौन सी फर्म होती है? फर्म का मतलब पार्टनरशिप क्या यस हुआ? मैम, यस मैम। पार्टनरशिप फर्म ही तो होती है ना? मैम फॉर्म भी नहीं लिखा अब ऐसे अब ऐसे सिली क्वेश्चन तो मत पूछो कि फर्म लिखा है तो मैम पार्टनरशिप कैसे हुआ। बेटा, पार्टनरशिप जब पढ़ते हो, पार्टनरशिप का मतलब ही होता है कि वो एक फर्म है। ओके, अरे नहीं पार्टनरशिप में मैम, कोई भी, मैं उसको देख, अच्छा जो भी हाँ, है। ठीक है। तो ऐसे सिली क्वेश्चंस मत पूछिए। अब आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए, ये 11 12 के बच्चे पूछते हैं तो समझ में आता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब ही होता है दैट इट इज अ फर्म, और अगर फर्म है दैट मींस इट इज अ पार्टनरशिप। क्योंकि जब पार्टनरशिप होता है, जब कंपनी फर्म होती है और वो पार्टनरशिप के बेसिस पे होती है, तो उसको हम फर्म बोलते हैं। और कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है, एसोसिएटेड होती है, उसका लीगल वो एक आर्टिफिशियल कंपनी, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का पार्टनर नहीं होता है। ठीक है। कंपनी एक अलग एसोसिएशन होती है, उसके मेंबर्स एक अलग होते हैं, तो कंपनी का केस अलग हो जाता है, इसलिए उसको कंपनी बोलते हैं। समझ में आई बात? मैम ये पहले से पता था। हाँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि फर्म है तो कंपनी, वो पार्टनरशिप कैसे हुई? है ना? चलो, इसमें और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 18 में? क्या पूरा बता दूं ये? इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्या है, पर्टिकुलर श्री अशोक कुमार का पूछा है ना? यस मैम। हाँ, तो इसमें तो ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, मैम इसमें वो उसी रेसिडेंट और नॉन पॉइंट में रेसिडेंट का कोई, कंफ्यूजन था, वो एग्जाम्प्ट वाले में, क्योंकि वो पढ़े नहीं ना एग्जाम्पशन किस किस पर नहीं है। नहीं, प्रॉफिट अगर कोई फॉर्म से रिसीव हो रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है। फिर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव हो रहा है तो वो आपका बिजनेस से, क्योंकि बिजनेस इनकम है तो वो 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम ओके हाउस मैम। प्रॉपर्टी इन यूएसए नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया नॉट एक्रूड इन इंडिया। तो हाउस प्रॉपर्टी यूएसए में ना तो इंडिया में रिसीव हो रही है, ना ही इंडिया में एक्रू हो रही है, ड्यू भी नहीं हो रही है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। फिर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन श्रीलंका, श्रीलंका में है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर इंडिया में हो तो लैंड इज नहीं, ये मैम टैक्सेबल हो होगी। जाएगा श्रीलंका में। यस हाँ, ये मैम। टैक्सेबल हो जाएगा, मैम इंडिया हो, में हाँ ये सिचुएटेड नहीं होगा। है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा 40,000 रुपए। लास्ट अनटैक्स यस मैम। फॉरेन इनकम पिछले साल का है, इस साल ये नहीं लाया गया होगा। है, तो ये टैक्सेबल। फिर आपका आ गया प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट डिपॉजिट इन द बैंक इन यूके। ये ठीक है। होगा। बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो यस सत्तर मैम। हजार रुपए ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यस एक मैम। लाख रुपए 40,000 रुपए और 70,000 रुपए, सिर्फ 3 हम्म। इनकम टैक्स होगी। ओके। टोटल करें 7 4 11, 2,10,000 रुपए यस आएगा। मैम आ गया। हो गया? यस मैम। अब तो कोई दिक्कत